अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान मौसम की परवाह किए बिना सभी के लिए अनाज उगाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यही किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करते हैं, और अगर वही गरीब होंगे तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। भेड़ पालन करके कमाए अच्छी आय। अच्छे उत्पादन के लिए कद्दू की फसल में जरूरी कार्य। भेड़ पालन व्यवसाय को कम लागत में शुरू कर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन इस व्यवसाय से लाभ को बरकरार बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप इनका पालन वैज्ञानिक तरीके से करें। तो आप भेड़ पालन व्यवसाय में किन किन विशेष बातों का ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बानसूर अलवर के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर AK वर्मा। से आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो भेड़ पालन का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसान की आय को बढ़ाने में। किसान भाइयों, आज के समय में भी भेड़ पालन कम खर्च में एक अच्छा आय का जरिया है, जिससे भेड़ पालकों को दूध, मांस, ऊन की प्राप्ति होती है। अब बात आती है भेड़ की कौन सी नस्ल का चयन करके पालन करें जिससे अधिक फायदा हो सके। वह इस प्रकार से है। तो इसमें किसान भाइयों को ध्यान ये रखना है, जिन क्षेत्रों में भेड़ पालन किया जाता है उनमें सबसे सर्वप्रथम चीज़ ये होती है कि हमें की नस्ल के बारे में विशेष तौर से चयन करना चाहिए कि उस क्षेत्र में कौन सी नस्ल उपयुक्त रहेगी, क्योंकि भेड़ के केस में अलग अलग उद्देश्य से उनकी नस्लों का चुनाव किया जाता है। बहुत सारी नस्लें हैं जिनको ऊन के उत्पादन की दृष्टिकोण से किसान भाई पालते हैं, और बहुत सारी ऐसी नस्लें हैं जिनको उनके मांस के दृष्टिकोण से पाला जाता है। तो इसलिए अपने क्षेत्र के अनुसार जो नस्लें हैं भेड़ की उनका चयन करना चाहिए। अगर हम अपने भारत की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी नस्लें हैं भेड़ की, जैसे चोकला है, मागरा है, अविकलिन है, अविवास्त्रा है, मालपुरा है, गड्डी है और जैसलमेरी है, बीकानेरी है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग भेड़ की नस्लें पाली जाती हैं। तो अपने जलवायु क्षेत्र के अनुसार किसान भाई इन भेड़ की नस्लों को चुनाव कर सकते हैं। भेड़ों का आवास प्रबंधन। किसानों को कोशिश करनी चाहिए कि भेड़ों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा हो। आवास को हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए ताकि हवा का संचार आसानी से हो सके। मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंध करें। आवास में प्रति भेड़ 10 से 12 वर्ग फीट का जगह दें तथा एक घर में एक साथ 20 से ज्यादा भेड़ नहीं रखें।
पशुओं से ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकें। उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण चीज़ नस्ल के बाद में आती है कि उनके आहार प्रबंधन को हम किस तरह से प्रबंधित करते हैं। उसमें भेड़ पालन में विशेष तौर से उनको बाहर ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए ले जाते हैं, जिसमें लगभग 6 से 7 घंटे हम पशुओं को जंगल में चराते हैं और उसके अलावा हरे चारे की भी आवश्यकता होती है। और 500 ग्राम तक अगर हम उन्हें दाना खिलाते हैं तो उनके अंदर जो वेट गेन करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है और उनके अंदर दूध उत्पादन भी अच्छा होता है, ताकि बच्चों की अच्छी ग्रोथ होती है, उनका वेट गेन जल्दी से बढ़ता है। तो इस तरह से अगर आहार प्रबंधन अच्छी तरह से करेंगे तो जल्दी से वजन ग्रहण होगा और ज़्यादा मुनाफा किसान भाई कमा सकते हैं। भेड़ों का आहार प्रबंधन। भेड़ों की अच्छी वृद्धि विकास हो, इसके लिए इनके खाने पीने का उचित प्रबंध रखना चाहिए। भेड़ों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर तथा मसूर की दाल के भूसे का इंतजाम करना चाहिए। इसके अलावा कटहल, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर हरे चारे के रूप में दे सकते हैं। भेड़ों की अच्छी बढ़वार के लिए संतुलित आहार देना चाहिए। किसान अपने स्तर पर दाना या बांट बनाकर भेड़ों को खिलाते हैं तो आहार पर कम खर्च आता है। 100 किलोग्राम दाना या बांट बनाने की विधि इस प्रकार से है। मूंगफली की खली 15 किलोग्राम, गेहूं धान की भूसी 25 किलोग्राम, जौ गवार मक्का बाजरा अनाज 57 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम, लवण 1 किलोग्राम को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार करते हैं। भेड़ों को सुबह या शाम के समय में चराएं, तेज धूप से बचाएं, स्वच्छ एवं ताज़ा पानी दिन में 3 से 4 बार पिलाएं। इसमें कि हम उनके स्वास्थ्य के बारे में कैसे देखभाल करें। जो बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं जिसकी वजह से किसान भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है, तो इसके लिए भेड़ के केस में एक सीप पॉक्स नाम की बीमारी आती है और एंटेरोटॉक्सीमिया है, ब्रुसेलोसिस है, कंपाइलोबैक्टीरियोसिस है। ये कुछ मुख्य बीमारियां हैं। इनका अगर टीकाकरण किसान भाई हर सीजन में करवा लें तो इन बीमारियों से उनके पशु सुरक्षित रहेंगे। भेड़ के केस में सीप पॉक्स जो बीमारी है ये एक विषाणु जनित बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि यदि कोई भी पशु ग्रसित है इस बीमारी से, तो जिन क्षेत्रों उसके शरीर में जिन भागों में ऊन नहीं पाई जाती है, जैसे आँखों के नीचे या उसके जांघों के अंदर वाले हिस्से में या पूंछ के नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ब्लिस्टर्स दिखाई पड़ेंगे, फफोले दिखाई पड़ेंगे। ये इस बीमारी का मुख्य लक्षण है। और कभी अगर किसी भी झुंड में इस तरह की बीमारी आती है तो सर्वप्रथम जो बीमार पशु हैं उनको अलग रखना चाहिए और उनका इलाज करना चाहिए। दूसरे पशुओं में भी बचाव के रूप में दवाइयाँ देनी चाहिए ताकि उनमें ये बीमारी नहीं फैले। और समय समय पर सभी पशुओं में डिवर्मिंग जो कीड़े मारने की दवाई खिलाई जाती है वो अवश्य खिलाते रहें ताकि उनके अंदर वर्म लोड कम रहे और अन्य बीमारियों के प्रति हमारे पशु ग्रसित ना हो। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। गर्मी के मौसम में कम समय में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई कद्दू की खेती करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आपने भी कद्दू की फसल लगाई है तो इससे अधिक उत्पादन के लिए आप फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है एक विषय विशेषज्ञ आशीष कुमार दुबे। कद्दू एक ऐसी फसल है जो गर्मी के मौसम में उगाई जाती है, जिसमें कम लागत में अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है तथा किसानों की आय को ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए कद्दू एक बहुत भी अच्छा माध्यम है कि इसकी खेती करके कम लागत में अधिक मुनाफा कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में अपन आगे जानकारी लेते हुए बढ़ते हैं। इसमें अपन प्रबंधन की बात करें तो खरपतवार नियंत्रण एक मुख्य प्रबंधन होता है जो करना मुख्य होता है। इसमें क्या रहता है कि खरपतवार जो रहता है
वो मुख्य फसल से प्रतियोगिता करता है। जैसे पोषक तत्व हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया और पानी, इन सब से प्रतियोगिता करता है, जिसमें मुख्य फसल की ग्रोथ कम हो जाती है और जो खरपतवार रहते हैं उनकी बढ़वार बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण मुख्य फसल की वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जो कद्दू वर्गीय फसल है उसमें हमको खरपतवार निकालने के लिए हंसिया, गेती और खुरपी, हैंड हो के माध्यम से जो खरपतवार है उसको समय समय पर निकालते रहना चाहिए तथा इसी के माध्यम से भूमि की निदाई गुड़ाई का कार्य भी हो जाता है, जिससे श्वसन क्रिया जो रहती है वो बढ़ जाती है, जो मुख्य फसल को लाभ देती है। किसान भाइयों, अभी आपने कद्दू की फसल से प्रतिस्पर्धा करने वाले खरपतवारों के नियंत्रण के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं कद्दू की फसल में सिंचाई और उर्वरकों के प्रयोग के बारे में। किसान भाई, फिर इसके आगे आता है सिंचाई। सिंचाई जो एक मुख्य घटक होता है कद्दू वर्गीय फसल के लिए, क्योंकि पौधे की किस्म और भूमि की जलमांग के अनुसार ही अपन सिंचाई का कार्य करते हैं। ये मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मुख्यतः गर्मी की फसल है कद्दू वर्गीय, तो इसमें 3 से 4 दिन या 5 से 6 दिन के अंतराल पे सिंचाई करते रहना चाहिए और सिंचाई कम भी ना हो और ना ही ज़्यादा हो। जो मात्रा पर्याप्त होती है सिंचाई की, उसके हिसाब से उसकी सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई के कई माध्यम होते हैं, जैसे फ्लैट सिस्टम हो गया और ड्रिप हो गया, स्प्रिंकलर हो गया, लेकिन अपन जो अभी किसान की लागत भी कम लगे और अपन की सिंचाई भी हो जाए तो उसमें फ्लैट इरिगेशन जो रहता है, फ्लैट सिस्टम, वो बहुत बढ़िया रहता है, जिसके माध्यम से आदमी कम लागत में अधिक उपज प्राप्त कर सकता है। और जहाँ पानी की समस्या हो किसान भाइयों, वहाँ पर ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करते हैं और वैसे भी ड्रिप जो होता है वो कम मात्रा में अधिक उपज के लिए प्रयोग किया जाता है। अब पोषक तत्व की बात की जाए आगे, तो कद्दू वर्गीय फसल के लिए पोषक तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अपन ये कर सकते हैं कि जैसे जो कद्दू वर्गीय फसल है उसके थाले के बीच में थाले की गुड़ाई कर ली जाए और उसमें 2 तगाड़ी खाद, 50 ग्राम नाइट्रोजन, 25 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और स्फूर, इनकी मात्रा को मिला करके करीब करीब मुख्य फसल की जो रहती है उसकी जड़ से करीब 6 इंच दूर सॉइल ड्रेंचिंग कर दी जाए और उसमें से हल्की सिंचाई कर दी जाए, जिससे जो पोषक तत्व हैं वो मुख्य फसल को मिले तथा उपज भी अपन की अच्छी आए। कद्दू की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आने से किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप इनके नियंत्रण के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। फसल में कीट प्रबंधन की बात की जाए तो लाल कीड़ा कद्दू वर्गीय फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये आप खेत में घूमते हुए देखे होंगे, लाल कलर का कीड़ा रहता है जो उड़ता रहता है और ये फूल, पत्ती, कोमल पत्तियों को भी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये मुख्य फसल को जब खा लेता है तो जिसके कारण इसमें फूल नहीं बनते हैं, फूल नहीं बनेगा तो फल नहीं आएगा, जिसके कारण किसान की उपज कम हो जाएगी। इसलिए किसान भाइयों, इसके कंट्रोल के लिए प्रारंभिक अवस्था में रोकथाम के लिए नीम तेल जिसको बोलते हैं, 5 ml प्रति लीटर के घोल के हिसाब से स्प्रे करते रहेंगे। ये भी जो रहेगा 10 से 15 दिन के अंतराल पे इसका स्प्रे करेंगे। इसके अलावा जो अगर हमारे खेत में हानि कुछ ज़्यादा हो गई हो तो उसके कंट्रोल के लिए क्लोपारिफास का 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दिया जाता है मुख्य फसल पे, जिससे लाल कीड़े से भी रोकथाम की जा सकती है। कद्दू की फसल में अगर रोग की बात की जाए तो इसमें मुख्यतः पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप देखा गया है, जो मतलब ये भी जब देखा गया जब कुछ फसल पुरानी हो जाती है। इसका लक्षण क्या है? इसमें लक्षण ये है कि ऊपर की पत्तियों पे पाउडर के जैसा डस्ट बन जाता है, जिसके कारण जो मुख्य फसल रहती है वो पोषक तत्व अडॉप्ट नहीं कर पाती है, ले नहीं पाती है, प्रकाश संश्लेषण नहीं ले पाती है, जिसके कारण वो पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता। भोजन नहीं बना पाएगा तो जिसके कारण फ्लावरिंग नहीं होगी, फूल नहीं बनेंगे तो फल नहीं बनेगा तो फिर हानि हो जाएगी। इसलिए किसान भाइयों, पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए बाविस्टीन या मैनकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करते हैं और समय समय पर इसका 1 से 2 बार स्प्रे करेंगे और इस रोग से निजात पा सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी को अगर आप अपनी खेती में अपनाते हैं तो इससे किसान अपनी
कद्दू वर्गीय फसल में अधिक उपज ले सकते हैं। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां यहाँ पर रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई अमरूद के बगीचे लगाकर अच्छा लाभ कमाते हैं और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आप इस समय अमरूद के बाग में कौन कौन से आवश्यक कार्यों को करें जिससे कि अधिक फलों का उत्पादन हो, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ प्रवीण बड्डे। अमरूद में इस समय क्या क्या कार्य किए जाए जिससे कि उसमें जो अपने ठंड में जो मृग बहार के फल है वो अच्छे से मिल सके, इसके लिए हमें अभी से यदि सावधानियां रखते हैं और ये वैज्ञानिक क्रिया यदि अपन समय पे करते रहे तो अच्छे उत्पादन के साथ में अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अमरूद के बाग में इस समय कई तरह के खरपतवार भी उगाते हैं, तो आप इनका समय रहते नियंत्रण कर अमरूद के पौधों की कटाई छटाई किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। अमरूद के पौधों को हम पानी देते आ रहे थे तथा इससे जो अनावश्यक रूप से अवांछनीय पौधे उग गए हैं जिसपे कि कीट व्याधियों का प्रकोप होता है तथा इनके शरण में कीट व्याधि पनपते रहते हैं, तो खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए हमें अभी भूमि में नमी कम हो, इस दशा में हम या तो कल्टीवेटर चला सकते हैं या बेहतर तो होगा कि अपन रोटावेटर चला दे। रोटावेटर से क्या होगा, एक तो जो खरपतवार है ये भूमि में मिल जाएंगे, इससे ये हरी खाद का काम करेंगे। किसान भाइयों, इसके बाद में आता है कि जैसे खरपतवार नियंत्रण हो गया, उसके बाद में हमें जो पौधे हैं उसे उसमें थाले बना देना चाहिए। अमरूद एक ऐसा फल है जिसमें हल्की यदि कटाई छटाई की जाती है तो उसमें फलों की गुणवत्ता तथा पुष्पन ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए हमें हो सके यदि बड़े आकार के पौधे हैं अमरूद के तो हमें प्रतिवर्ष हल्की हल्की कटाई छटाई कर दे। जो रोगग्रस्त है या कहीं से कोई डाली टूटी हुई है इसे हमें काट के अलग कर देना चाहिए। किसान भाइयों, इसके बाद में जैसे हम कटाई छटाई करें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम बोर्ड पेस्ट या बोर्ड मिश्रण का छिड़काव जरूर करें जिससे कि फफूंद जनित बीमारियों का प्रकोप उस पर नहीं हो, फूलों की मात्रा अधिक आए और उसकी जो गुणवत्ता है अच्छी आए। किसान भाइयों, अमरूद के बाग से मृगबहार में गुणवत्ता युक्त अधिक फलों की प्राप्ति के लिए इस समय बगीचे में बाहर नियंत्रण के लिए क्या करें, आइए जान लेते हैं। अमरूद बारहमासी पौधा होता है जो कि 3 ऋतुओं में अम्बे मृग और हस्तबहार में फल देता है, तो हमें मृग बहार के ही फल लेना है। तो इसके लिए हमें इस समय सिंचाई रोक देना चाहिए, चूँकि पौधा सुसुप्त अवस्था में होता है इस समय गर्मी में, तो इसमें यदि सिंचाई रोक देते हैं तो फूल और वानस्पतिक वृद्धि नहीं होती है और पौधा फूड मटेरियल इकट्ठा कर देता है तथा जब जून जुलाई के महीने में फ्लावरिंग आती है उसके फलों की गुणवत्ता अच्छी होती है। इसके लिए हमें सिंचाई रोक देना चाहिए और साथ में यदि फ्लावरिंग की स्टेज पे हम 2% से 5% यूरिया के घोल प्रति लीटर पानी में मिला के यदि छिड़काव करते हैं तो उससे ये जो फूल है ये झड़ जाते हैं और फल नहीं बन पाते हैं, तो इससे जो हमें बरसात में जो फल आते हैं वो उसका नियंत्रण हो जाता है। किसान भाइयों, अमरूद के बाग को कुछ कीटों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किसान भाई, इसके बाद में आता है अमरूद के रोग और कीड़े। अमरूद में कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं जिसमें प्रमुख कीट है छाल खाने वाला
कीड़ा या इल्ली। इसमें क्या होता है कि जो अमरूद का पौधा होता है उसके जो छाल होती है उसमें जाले नुमा बना देती है, जिसमें कि छोटे छोटे चाय पत्ती के दाने जैसे जालों में गुच्छे सब बन जाता है। इसमें यदि आप बारीकी से देखते हैं तो इसमें एक छेद होता है, छेद में इल्ली होती है जो कि तने को खाती है और नुकसान करके खोखला बना देती है पौधों को। इसके नियंत्रण के लिए आप कोई दवा होती है जैसे सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जैसे नुआन है, इसे आप इंजेक्शन की सहायता से इसमें भर दे, या जो पेट्रोल होता है या केरोसिन होता है जिसे आप इंजेक्शन की सहायता से भर दे और ऊपर से कपास लगा के काली मिट्टी से बंद कर दे तो ये तनाछेदक का नियंत्रण हो जाता है। किसान भाई, इसके बाद में आता है मिलीबग। मिलीबग अपने आप नुकसान तो पहुंचाता ही है, लेकिन इसके साथ में जो अमरूद में काफ़ी बीमारी है इसको भी बढ़ाने में काफ़ी सहायक होता है। किसान भाई, इसमें मिलीबग के कारण सफ़ेद रंग के छोटे छोटे कीड़े पत्तियों पर तथा मुलायम फलों के ऊपर अपना रस चूसते हैं, काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। किसान भाई, कोमल टहनियों तथा पत्तियों का रस चूसता है तथा ये सफ़ेद रंग का छा जाता है तथा इसमें एक सिक्रेटा टाइप का जो लसलसा पदार्थ छोड़ते हैं जिससे कि जो बीमारी है उसको बढ़ावा मिल जाता है। किसान भाई, इसके नियंत्रण के लिए आप एस्टामिप्रिड प्लस प्रोफेनोफास इसका यदि आप छिड़काव करते हैं तो इसका नियंत्रण हो जाता है। किसान भाई, अभी अमरूद में इस समय वैज्ञानिक क्रिया यदि अपन समय पे करते रहे तो अच्छे उत्पादन के साथ में अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दहरा, जिला भरतपुर के कृषक सर्वानंद सिंह ने। आप सूरजमुखी की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो सर्वानंद सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सूरजमुखी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जिसमें 38 से लेकर के 52 से 50% तक जो है उसमें तेल पाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रोग और कीटों का प्रकोप रहता है। तो आज हम कीटों की बात करेंगे। कीट में भी इसमें अनेक प्रकार की इल्लियाँ लगती हैं, जैसे चने की इल्ली हो गई जिसको कि हम हेड बोरर भी बोलते हैं, उसके सर को ये खा जाता है। उसके अलावा इसमें कटुआ रोग लगता है, इसमें तंबाकू की इल्ली लगती है, पत्तियों को खाने वाली इल्ली लगती है और इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे इसकी उपज भी कम हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आज हम इसके प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। यह इल्ली मुख्यतया क्या करती है कि सबसे पहले पत्ती के निचले सतह पर रहती है और यह उसका रस चूस जाती है और उसके साथ ही उसका जो फूल का ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसको सर बोलते हैं उसको ये खा जाती है और इसकी वजह से उस पे नमी आ जाती है, उस पे कवकों का भी प्रकोप बढ़ जाता है। सूरजमुखी की फसल तिलहनी फसलों की प्रमुख फसल है और इस फसल में कीटों का प्रकोप अधिक होता है और किसान इन कीटों का समय से नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर किसान इन कीटों का समेकित नियंत्रण कर रोकथाम कर सकते हैं तो किस प्रकार से करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं। जुताई करने के लिए जाते हैं तो जो ग्रीष्मकालीन जुताई है वो अति आवश्यक है, ताकि इसका जो आरामदायक अवस्था जो प्यूपल स्टेज होता है वो मिट्टी में होता है और वो पूरी तरह से मृत्यु हो जाए उसकी, या उसको पक्षियाँ खा जाए। उसके बाद जब भी हम फसल लगाते हैं तो कुछ इसकी अवरोधी किस्में हैं, जैसे LSH 1, 2, 3 और 12, ये कुछ अवरोधी किस्में हैं जिसमें इसका प्रकोप कम होता है। उसके अलावा हम इसके चारों तरफ जो है कि मूंग या फिर उड़द या फिर सोयाबीन का फसल लगा देते हैं, जिससे इसका प्रकोप कम होता है। कीड़े की समस्या अगर जैसे ही दिखे तो ऐसे फसलों को निकाल करके वो जला दे या कहीं उस फसल से उस भूमि से दूर कर दें उसको। उसके अलावा हम उस पर नीम का भी छिड़काव कर सकते हैं, हम प्रकाश प्रपंच का भी यूज करते हैं। उसके अलावा
इसमें हम डालते हैं 250 LE बोलते हैं, जो कि NPV जो कि विषाणु होता है, और उसका छिड़काव कर सकते हैं। उसके अलावा वैसे तो कीटनाशकों का प्रयोग हमको कम से कम करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा हम जैसे बहुत सारे हैं, जैसे डाइमेथोएट है 0.03% या फिर एमिडाक्लोरोपिड है 3.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके हम उसका छिड़काव कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।